लेडीज हॉस्टल किसी भी लड़की के लिए किसी अनजान शहर में फ्लैट पीजी से बेस्ट ऑप्शन और सेफ ऑप्शन माना जाता है। येट आंध्र प्रदेश के एक लेडीज हॉस्टल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे आंध्र प्रदेश को, पूरे भारत को हिला के रख दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट जिसके साथ ऐसा मर्डर हुआ। माई सेल्फ सचिन, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री ऑफ आयशा मीरा केस। तेनाली आंध्र प्रदेश के कृष्णा रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर। वहाँ पे सैयद इकबाल बादशाह एक गवर्नमेंट टीचर हैं। उनकी वाइफ शाहसिद बेगम एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ये एक बड़ी ही आम फैमिली लगती है जिनकी लाइफ बड़ी सिंपल एंड सॉर्टेड चल रही होती है, लेकिन इनकी लाइफ में एक भूचाल आने वाला होता है। सैयद इकबाल बादशाह और शहजाद बेगम की एक बेटी सैयद आयशा मीरा, जो कि अपनी 12th पास करके फार्मेसी के लिए विजयवाड़ा में एडमिशन लेती है। निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेती है। वो विजयवाड़ा उनके होम टाउन से काफ़ी दूर है, तो आयशा मीरा के फादर खुद विजयवाड़ा जा कर के डिसीजन लेते हैं कि आयशा मीरा, उनकी डॉटर, लेडीज़ हॉस्टल में रहेगी। जो लेडीज़ हॉस्टल 3 फ्लोर का है, जहाँ पे वार्डन रहती है, जहाँ पे हर वक्त गेट फैसिलिटी होती है, लॉक लगा रहता है। आयशा ने एडमिशन लिया, वो कॉलेज जाने लगी। हॉस्टल में सब कुछ उसका 2 से 3 महीने तक बड़ा ही नॉर्मल चलने लगा। वो नए दोस्त बनाने लगी, सब कुछ बड़ा ही सिंपल और नॉर्मल लगने लगा। लेकिन आयशा के पास एक चीज़ थी जो सबको हैरान कर रही थी। आयशा मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन आयशा के पास अरविंदो नाथ की एक तस्वीर थी और वो लॉर्ड वेंकटेश्वरम को मानती थी। उनके भजन भी उसे सारे पता थे। इससे हमें ये पता चलता है कि आयशा एक ऐसी लड़की थी जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज थिंकिंग कर रखती थी। वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्ट नहीं करती थी। वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज की थिंकिंग रखने वाली एक लड़की थी। दिसंबर की छुट्टियां आने वाली थी। मेजॉरिटी लड़कियां अपने घर जा चुकी थी, लेकिन कुछ लड़कियां हॉस्टल में ही रुकी थी। उन्हीं में से आयशा भी थी। दिसंबर 26 की उस रात को कुछ ऐसा भयानक हुआ उस हॉस्टल में जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिया। दिसंबर 27 को जब आयशा मीरा का रूम का गेट खुला, तब जो दृश्य था वो सामने बड़ा ही भयानक और पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। फोन बजता है। आयशा के पिताजी फोन उठाते और आवाज आती है वार्डन के हस्बैंड की। वो कहते कि आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और आप जल्दी से विशाखापट्टनम आ जाइए। आयशा के पेरेंट्स कुछ सोचते नहीं हैं, वहां से सीधा रिक्शा बुक करते और वो रिक्शा से ही विशाखापट्टनम चले जाते हैं और वहां जाकर जो वो दृश्य देखते हैं। आयशा के पेरेंट्स 2nd फ्लोर पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं बाथरूम में पड़ी हुई आयशा की लाश। पूरा रूम का फर्श खून से सना हुआ और आयशा के सीने पर लिखा हुआ एक नोट जिसमें लिखा था एच प्रेम चिरुथा। प्रेम का मतलब लव, चिरुथा का मतलब चीता। ये चीज तेलुगु में लिखी गई थी और एक लव लेटर लिखा था जिसमें मर्डरर ने माफी मांगी थी। मर्डरर ने आयशा के रूममेट्स और अदर हॉस्टल की गर्ल्स को एड्रेस करते हुए उन सब से माफ़ी मांगी थी, ना कि सिर्फ आयशा के मर्डर के लिए। और आयशा के साथ उसने जो किया उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगी थी। नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स ने सारी बातें कंफर्म कर दी। मर्डर ब्लंट फोर्स से हुआ था। हमला इतना अचानक था कि आयशा को कुछ समझ ही नहीं आया। आयशा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ने सीन रिकंस्ट्रक्ट किया। पुलिस ने पता लगाया कि मर्डरर रात को 2 बजे आयशा के रूम में पहुंचा। हालांकि जो गेट थे वो लॉक थे, न किसी ने लॉक खोला था, लॉक एज इट इज था, न दीवार फांगने के निशान थे कहीं पे। या तो मर्डरर पहले से ही हॉस्टल में छुपा बैठा था या किसी ने मर्डरर के लिए गेट ओपन किए थे। इस चीज को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया।
आयशा सोई हुई थी। रात को 2 बजे, सर्दियों का टाइम था। मर्डर आया। उसने किसी भारी चीज से आयशा पर हमला किया और वो आयशा को घसीट कर बाथरूम में ले गया। रूम और बाथरूम 40 फीट दूर था। वो 40 फीट के कॉरिडोर में आयशा को घसीट कर बाथरूम में ले गया और ये चीज किसी को हॉस्टल में और कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला। फॉरेंसिक साइंस आई, एविडेंस टेम्पर्ड कर दिए गए थे। फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग थी क्योंकि एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, तो फॉरेंसिक साइंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। तब में यह खबर फैली और एक नाम सामने आया, कोनेरू सतीश। कोनेरू सतीश इब्राहिमपट्टनम ग्राम पंचायत का सचिव, जिसके ग्रैंडफादर डेप्यूटी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश लेवल के पॉलिटिशियन थे। लेकिन सवाल आता है, कोनेरू सतीश का इस हॉस्टल मर्डर केस से क्या संबंध, इसका इससे क्या लिंक? इसका लिंक हमें मिलता है हॉस्टल की वार्डन कोनेरू पद्मा और कोनेरू सतीश के बीच में एक लिंक होता है। इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, जिसमें कोनेरू सतीश हॉस्टल में आता है, लेट नाइट पार्टीज करता है, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रुकता है, ऐसा आयशा के पेरेंट्स का कहना है। खबर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया कोनेरू सतीश का, जिसमें कोनेरू सतीश से 20 क्वेश्चन के 3 सेट पूछे गए, जिसमें कोनेरू सतीश से पूछा गया कि क्या आप कभी लेडीज हॉस्टल गए थे, तो कोनेरू सतीश ने मना किया, जिस पर झूठ के सिग्नल्स आने लगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता एज एविडेंस, लेकिन पुलिस इस टेस्ट को इसलिए करवाना चाहती थी कि उन्हें कोई लीड मिले। पुलिस 3 लोगों को अरेस्ट करती है, फरीद, बद्री, किशोर। ये तीनों तेनाली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इन तीनों का आयशा से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। आयशा से इनका कोई लिंक नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। पुलिस बस इन्हें इस बिना पर अरेस्ट करती है कि ये आयशा के विलेज से ही थे, तेनाली से। लेटर ऑन पुलिस इन्हें छोड़ देती है क्योंकि कोई एविडेंस न होने की वजह से कोर्ट इन्हें बरी कर देती है। अंदर की पॉलिटिक्स डिफरेंस थी, लेकिन बाहर सड़कों पे महिला मोर्चा, स्टूडेंट्स, सब लोगों ने मार्च, आंदोलन, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, सड़कों पर जाम कर दिया था। सरकार पर काफी दबाव आ चुका था, काफी प्रेशर था पुलिस पर। इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम आयशा के पेरेंट्स को मिलने बुलाते हैं। एंड गैस व्हाट, आंध्र प्रदेश के सीएम आयशा के पेरेंट्स को 1 CR कंपनसेशन ऑफर करते हैं, जो कंपनसेशन आयशा की मदर डिनाई कर देती है। आयशा की मदर का कहना था कि मेरी बेटी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप कंपनसेशन लेते? फिर से न्यू रूमर्स आने लगे। इस बार जो रूमर्स थे उससे हमें पता चला कि आयशा का अफेयर उसके अंकल के साथ बताने लगे लोग। इस तरह के अफेयर से आयशा को बदनाम करने लगे ताकि आयशा के प्रति किसी की सिंपैथी ना रहे। पुलिस ने इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन करी, फैमिली से मिले, फ्रेंड्स से मिले और कुछ हाथ नहीं लगा। इस आरोप को एबोलिश कर दिया गया। पुलिस ने हैदराबाद में एक बंदे को अरेस्ट किया जिसका नाम था शिवानंद राजू, लेकिन उसका इस मर्डर केस से कोई संबंध नहीं था, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, कुछ लेना देना नहीं। उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। फिर पुलिस ने एक और अरेस्ट किया, उसका भी सेम ऐसे ही हुआ, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 8 अगस्त 2008 को पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्ट किया, सत्यम बाबू नाम का, जो अरेस्ट फ़ोन की चोरी के लिए हुआ था। लेकिन लेटर पुलिस का कहना था कि सत्यम बाबू ने ये कन्फेस किया है कि उसने आयशा मीरा का मर्डर किया है। सत्यम बाबू एक बहुत ही गरीब परिवार से है, वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। वो सत्यम बाबू को इस तरह से केस में
उलझाने और फंसाने लगे। लेकिन सत्यम बाबू के पास रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उनके पास थे दो फेमस लॉयर उस टाइम के, जिन्होंने सत्यम बाबू का केस लड़ा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पुलिस ने सत्यम बाबू को कुछ मॉनेटरी टर्म में पैसा ऑफर किया टू कन्फेस दिस मर्डर, और सत्यम बाबू जैसा कि एक गरीब फैमिली से था तो वो मान गया। लेकिन जब कोर्ट को ये चीज़ पता चली कि ये सब कुछ एक फेक नैरेटिव था तो कोर्ट ने इसे बर्खास्त कर दिया। लेकिन अभी महिला कोर्ट का आदेश आना बाकी था। सत्यम बाबू का मेडिकल टेस्ट हुआ वापसी में। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद 10 पुलिस वाले और सत्यम बाबू एक ढाबा पर रुके। 10 पुलिस वाले विद आर्म्ड वहाँ पर खाना खा रहे थे और सत्यम बाबू वहाँ से भाग गया। सत्यम बाबू एक दलित समाज से आता था, तो दलित समाज का कहना था कि एक फेक एनकाउंटर की साजिश है, इस तरह के आरोप लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन सत्यम बाबू कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में वापस से मिल गया। 29 सितंबर 2010 विजयवाड़ा महिला कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी। उन्होंने सत्यम बाबू से पूछा कि क्या आपने ये क्राइम कमिट किया है। सत्यम बाबू का कहना था कि जज साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्राइम कमिट किया है तो आप मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि मैंने नहीं किया है ये क्राइम तो मुझे सज़ा मत दीजिए। मेरी एक बेबस माँ है, एक बहन है और मैं इकलौता अर्निंग पर्सन हूँ। महिला कोर्ट ने सत्यम बाबू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। इस डिसीजन के बाद 2 फैमिलीज काफ़ी अफेक्ट हो चुकी थी। एक फैमिली सत्यम बाबू की बेबस माँ अपने बेटे को जीवन भर के लिए जेल में जाता देख रही थी, एक छोटी बहन, जो कि दोनों ही बहुत गरीब लोग हैं। दूसरी फैमिली थी आयशा मीरा के पेरेंट्स। आयशा मीरा के पेरेंट्स को ये चीज़ पता थी कि सत्यम बाबू ने ये चीज़ नहीं करी है, ये क्राइम नहीं किया है। आयशा मीरा की मदर का कहना था कि जो असली आरोपी है वो अभी भी बाहर खुले में घूम रहा है, जो मर्डरर है वो अभी भी आज़ाद है। लेकिन इस बात को कोई नहीं सुनता। सत्यम बाबू के डिसीजन के बाद 2 महिलाएं अब बिल्कुल अकेली हो गई। उन लोगों ने बेल के लिए एप्लीकेशन डाली, बट उसका जवाब आने में 7 साल लग गए। कोर्ट का जवाब आया मार्च 31, 2017 को। हैदराबाद हाई कोर्ट ने सत्यम बाबू को बरी कर दिया और 1 लाख रुपए अमाउंट एज ए कंपनसेशन दिया। यहाँ पे आयशा मीरा के पेरेंट्स का स्टेटमेंट था कि आपने इनोसेंट इंसान को 7 साल तक जेल में बंद रखा और अब आप उसे सिर्फ 1 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं। मीडिया और पब्लिक का कहना था कि कंपनसेशन शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस, बट कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया था। बट आयशा मीरा के पेरेंट्स अभी भी जस्टिस की वेटिंग कर रहे थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक SIT को बनाया गया और वापस री इन्वेस्टिगेशन होने लगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वापस खोज शुरू होने लगी। ट्रायल कोर्ट ने सत्यम बाबू और आयशा मीरा की फाइल्स को एबोलिश कर दिया था, डैमेज कर दिया था। 2018 में SIT ने कोर्ट को बताया कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। 29 नवंबर 2018 को ये केस CBI के पास चला गया। CBI ने आते ही 2 FIR रजिस्टर करी। एक आयशा मर्डर केस की FIR, दूसरी एविडेंस को टेम्पर और मॉडिफाई करने के लिए FIR रजिस्टर हुई। अब ये केस आंध्र प्रदेश के लोकल पुलिस में एज ए न्यूक्लियर बॉम्ब जाने लगा था, क्योंकि जो भी इस केस में इन्वॉल्व होता उस पर पॉलिटिकल इतना प्रेशर आ जाता कि उसे ट्रांसफर या फिर रिजाइन करना पड़ता। CBI गई गोदावरी विलेज में कुनारो सतीश के घर। वहाँ पे उन्हें 7 सस्पेक्ट्स फाउंड हुए, जिसमें हॉस्टल की वार्डन, उसके हस्बैंड कुनेरो सतीश, उसके कुछ दोस्त और हॉस्टल की कुछ लड़कियां भी शामिल थी। CBI ने नार्को टेस्ट कराने के लिए बोला, लेकिन नार्को टेस्ट में परमिशन और कंसेंट लगती है, जो कंसेंट कुनेरो सतीश ने नहीं दिया। हालांकि हस्बैंड और वाइफ ने कंसेंट दिया, लेकिन उससे कुछ खास साबित नहीं हो पाया। 14 दिसंबर 2019, लगभग इस केस को अब 12 साल हो चुके थे। कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया। इस ऑर्डर में आयशा की डेड बॉडी को फिर से कब्र से निकाला गया और एडवांस DNA टेक्निक से
फिर से सारी रिपोर्ट बनाई, फिर से फॉरेंसिक जांच हुई, फिर से रीपोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में आने वाली थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को आने में 4 साल लग गए। अब इस केस को 14 साल हो चुके थे, स्टिल नो जस्टिस। 2021 में इकबाल बादशाह ने सीजीआई को एक लेटर लिखा, जिसमें इकबाल बादशाह कहते हैं कि इस केस को लगभग 16 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हमें जस्टिस नहीं मिला है। वो निर्भया केस की बात करते हैं, वो दिशा केस की बात करते हैं कि किस तरह रातों रात दिशा एक्ट पास हुआ था, लेकिन क्या आयशा मीरा के लिए जस्टिस नहीं है? क्या आयशा मीरा के लिए न्याय नहीं है? और इकबाल बादशाह एक नोट लिखते हैं नीचे कि नो एनर्जी टू फाइट लेफ्ट। वो कहते हैं कि अब हमें शक्ति नहीं बची है और लड़ने की, हम हार मान चुके हैं। जून 2025 सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। सीबीआई के एग्जॉस्टिव एफर्ट्स के बाद इस केस को फॉर्मली लीगली क्लोज कर दिया गया। नो वन इज कन्विक्टेड, नो वन इज प्रोसिक्यूटेड, बट वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज आयशा's रिमेन। आयशा के रिमेन्स लेफ्ट रह चुके थे कोर्ट प्रीमाइसेस में एज अ एविडेंस। जब आयशा की मदर ने कोर्ट से कहा कि मुझे मेरी बेटी के रिमेन्स वापस चाहिए, इस चीज को वापस लेने में आयशा की मदर को 1 साल लग गया। 2026 जनवरी में कोर्ट ने आयशा के रिमेन्स वापस दिए। फाइनली 18 साल बाद आयशा मीरा अपने घर लौटी। इस केस में आज तक कोई एक्यूज्ड